हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो जाता है, इसके अति लघु 3 टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्य समाज क्या है। तो आर्य समाज का देखिए मुख्य उद्देश्य तो धरती से अन्याय, गरीबी या बदहाली और अन्याय का उन्मूलन है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने वर्ष 1875 कब? तो 1875 को बॉम्बे में की थी। ये एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसे बॉम्बे में स्थापित किया गया। अब देख लेते हैं कि आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वेद विद्या को जन जन में प्रचारित करने का है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य इस धरती से अन्याय, गरीबी या बदहाली और अन्याय का उन्मूलन है। तो इस तरह से भी आपका हो जाता है। क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है। तो सांप्रदायिकता का जो मुख्य कारण है वो है छुआछूत व ऊंच नीच की भावना सांप्रदायवाद को फैलाती है। थर्ड क्वेश्चन हो जाता है, चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? तो 4 फरवरी कब? तो 4 फरवरी, आप लोग डेट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 लोग यानी जो पुलिस कर्मचारी थे उसमें 22 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। तो चोरी चोरा कांड जो है वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास में हुआ था। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें कितने कर्मचारी जल गए थे? तो 22। सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो सारनाथ संग्रहालय की स्थापना 1904 में हुई। पुरावस्तुओं को रखने, प्रदर्शित करने और उनका अध्ययन करने के लिए ये भवन कब बना? तो 1904 में स्टार्ट हुआ और 1910 में बनकर तैयार हो गया। कब बनकर तैयार हो गया? तो 1910 में बनकर तैयार हो गया। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, जायद की फसलों में क्या क्या बोया जाता है? तो जायद की फसल को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्या क्या बोया जाता है इसको देख लेते हैं। जायद की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, जब तेज धूप होती है ना, क्योंकि इन फसलों को चाहिए होता है। तो इसमें आपका हो जाता है तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द आदि ये सब हो जाते हैं। आतंकवाद क्या है? लोगों को अपने वश में करने अथवा किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा और डराने धमकाने का प्रयोग करना आतंकवाद कहलाता है। अब देख लेते हैं भूस्खलन का क्या तात्पर्य है। तो धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि भूस्खलन के अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़ों और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा, बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे पेड़ों और वनस्पति के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने अथवा पानी के पात्रों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं लिखिए। तो फर्स्ट हो जाती है बक्सर पावर प्रोजेक्ट और ताप्ती पावर प्रोजेक्ट। बक्सर जिले की इस बिजली यानी जो बक्सर पावर प्रोजेक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बक्सर जिले की इस बिजली परियोजना से शुरुआती दौर में 660 से 660 मेगावाट, कितनी? तो 660 से 660 मेगावाट की 2 यूनिटों को एक साथ शुरू करने की तैयारी है। इसमें कुल मिलाकर
1320, कितनी, तो 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है? अब आयात किसे कहते हैं इसको पहले समझते हैं, उसके बाद उन चीजों को समझते हैं जो आयात की जाती हैं। आयात हम उसे कहते हैं जो कि हम किसी और देश से कोई वस्तु अपने देश में मंगाते हैं, यानी आयात मतलब चीजों को मंगवाना और निर्यात मतलब चीजों को भेजना। क्योंकि देखिए ये वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आयात मतलब क्या होता है और निर्यात मतलब क्या होता है। तो आयात का मतलब होता है कोई वस्तु, कोई चीज कहीं से बाहर से मंगवाना, तो मतलब वो आयात होता है। लेकिन निर्यात तो मतलब भेजना होता है। जब कोई वस्तु अपने देश से किसी और देश को भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। तो आयात क्या क्या किया जाता है? तो हो जाता है कोयला, प्याज, दलहन एवं तिलहन का आयात किया जाता है। पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए हर्शकोविट्स के अनुसार। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद एक परिभाषा को और देख लेते हैं। पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभाव का योग है जो प्राणी या अव्ययी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इनका नाम लिख के लिख सकते हैं। हर्शकोविट्स के अनुसार, जिसके अनुसार जो परिभाषा होगी आप वही लिखेंगे। लेकिन एक परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं, परि जो हमारे चारों ओर है और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हो जाता है क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे देख लेते हैं। रूस निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोना ब्लावस्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था? यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। किसके द्वारा? तो गांधी जी द्वारा। ये पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। किस भाषा में निकलती थी? तो अंग्रेजी भाषा में निकलती थी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं? फ्रांसीसी हो जाती है और अंग्रेजी हो जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश यहाँ पे रह गया। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 यानी 31 सीटें हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? अब नाम से ही पता चल रहा है, जो प्रकृति की तरफ से हमें उपहार स्वरूप मिले हैं, जिनसे हमें कोई भी कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, वो प्राकृतिक संसाधन ही तो होते हैं, क्योंकि उनको वो पाए जाते हैं, मिलते हैं। हालांकि बाद में इन पे जब हम लोग उसको प्राप्त करते हैं तो उसमें तो पैसा देना पड़ता है, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति की तरफ से हमें उपहार स्वरूप मिले, वो क्या हो जाते हैं? वो प्राकृतिक संसाधन हो जाते हैं। वे संसाधन जो प्रकृति से मुक्त रूप में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल आदि प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? बांध परियोजना का नाम भी लिखें। तो रिहन बांध परियोजना हो जाता है, जो सोनभद्र जिले में स्थित है। क्वेश्चन हो जाता है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व यहाँ पे हो जाता है, चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो सबसे पहले चिपको आंदोलन को समझ लेते हैं। बिना जान की परवाह किए 27 औरतों ने श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। इस प्रकार 26 मार्च 1974 कब? तो देख लेते हैं यहाँ पे 26 मार्च 1974 को स्वतंत्र भारत के प्रथम पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी गई। चिपको आंदोलन का वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैव विविधता किसे कहते हैं?
तो किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाली विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताएं तो जनाधिक्य से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है। आप इस तरह से लिख सकते हैं और हम आपको एक और परिभाषा बता देते हैं, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। माल्थस का सिद्धांत ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभावों की व्याख्या की है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या दोगुनी रफ्तार, यानी दोगुनी रफ्तार कैसे, जैसे 1, फिर उसके बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 और 16 के बाद 32, यानी दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन जो चीजें हैं, जो संसाधन है, वो कैसे बढ़ रहे हैं, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से वृद्धि हो रही है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन है समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। A बराबर सिग्मा x अपॉन n हो जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, भेदभाव की नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश, ये सभी हो जाते हैं। और इस पे बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से 1857 ईस्वी की जो मतलब स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ वो किस तरह से हुआ और कैसे इसमें टाइम से पहले ये क्रांति स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इसका एक टाइम था कि इस टाइम पे ये क्रांति स्टार्ट होगी। लेकिन जब अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ता गया, वो लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे थे जो सहने योग्य नहीं थे, यानी ऐसी ऐसी प्रताड़ना दे रहे थे जो सहने योग्य नहीं थी। तब किसको डेट की खबर की, जब वो डेट आएगी तभी से हम क्रांति स्टार्ट करेंगे। तो क्रांति क्या हुआ, क्रांति स्टार्ट हो गई टाइम से पहले। उसके बाद हो जाता है रानी अवंतीबाई कौन थी। रानी अवंतीबाई रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था। श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः आयरलैंड की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी, तो आयरलैंड की निवासी थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई तथा इसकी स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को दिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताएं। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा, यानी 12 मार्च 1930 को 79 अनुयायियों के भाग 79 अनुयायी यानी 79 के साथ गांधी जी साबरमती से दांडी चले और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ दिया और ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा की। इस तरह से हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर क्या कीजिए। यही क्या होता है, यही हमारी एनर्जी है। हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं, लेकिन आप लोगों से भी चाहते हैं कि आप लोग भी अपना 100% दिया कीजिए। तो क्लास को आप लोग लाइक क्या कीजिए, शेयर क्या कीजिए, प्लस अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। क्योंकि देखिए, एक बार ही तो सब्सक्राइब करना होता है, ऐसा तो है नहीं कि 2 से 4 बार या 10 बार सब्सक्राइब करना होता है। आपको एक बंदे को एक ही बार तो सब्सक्राइब करना होता है ना। तो आप सब्सक्राइब कर दें और अच्छे से आप लोग को नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे आप लोग बहुत अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन है मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। इसमें ऋतुओं में बदलाव के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में भी बदलाव होता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात क्या है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं 943 अनुपात 1000, यानी 1000 पर 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है, तो घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर।
जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। लेकिन इस पे हम लोग थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपका हो जाता है सन 2019 की अगर हम लोग बात करें तो सन 2019 में लगभग 1.15 अरब की जनसंख्या के साथ भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश था। ठीक है ना। भारत के पास विश्व की कुल भूक्षेत्र का 2.4% भाग है। अब बात कर लेते हैं वर्ष 2023 की। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्ष 2023 की। तो 2023 में जनसंख्या अनुसार भारत का स्थान दुनिया में पहले नंबर पर है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार यानी इसके मुताबिक भारत की जनसंख्या कितनी है? तो आप देख सकते हैं भारत की जनसंख्या कितनी है। देखिए ये आपका हो जाता है आपकी जनसंख्या इतनी है। यानी 1,42,46,27,663। ये आंकड़ा साल 2022 से 0.81% ज्यादा है। तो इस तरह से आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ। यानी यहाँ पे भारत में क्या है कि जो भारत का है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। लेकिन यहाँ पे कोई सन नहीं दिए हैं कि किसके अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन अगर बात की जाए 2019 में तब की बात है, ये दूसरा है। लेकिन अगर बात की जाए 2023 में तो 2023 में ये प्रथम स्थान पर है। तो जिस तरह का क्वेश्चन आपका हो उस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा और जिसमें कुछ भी ना पूछे तो आप डिटेल में उसको आप बता सकते हैं कि किस तरह से ये प्रथम स्थान पर है और किस तरह से ये दूसरे स्थान पे है और कब ये प्रथम स्थान पे था और कब ये दूसरे स्थान पे है। ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाता है यानी 96.2%। निम्न राज्यों में से कम घनत्व यानी कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो यहाँ पे आपका दिए हुए हैं, देख लीजिए। निम्न राज्यों में से कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? यहाँ पे आपका दिए हुए हैं 68.8%। लेकिन आपका जो प्रतिशत है वो है 72.2%। और ग्रामों की संख्या कितनी हो जाती है? तो इसको देख लेते हैं। आपकी 5,93,731 कितनी? तो 5,93,731 ये इतनी हो जाती है। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राजस्थान है, ये गलत हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश। क्या? तो अरुणाचल प्रदेश अभी ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। किस राज्य में महिला साक्षरता सर्वाधिक पाई जाती है? तो केरल में, जहाँ पे कितना प्रतिशत है? तो 92.07%। और बिहार में सबसे कम कितना? तो 51.50% हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 943। यानी कितना है? तो 943 हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? तो देख लेते हैं। जन्म दर है 19.3%। कितनी है? तो 19.3%। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3%। और मृत्यु दर कितनी है? तो 7.3%। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर को देख लेते हैं।
2011 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए कितनी हो जाती है, तो 74.04% और 82.14, और महिलाओं के लिए 65.46 हो जाती है। जन्म दर तथा यानी जन्म दर किसे कहते हैं, तो जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। मृत्यु दर की बात की जाए तो प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेकर अपना जीवन यापन कर मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या से हो जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोगों का सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।